हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्लास 11th में। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ा था पिछले लेक्चर में। हमने पढ़ा था सेल साइकिल क्या होती है। एक्चुअल में जो सेल है ना, एक मैनर में डिवाइड करती है जिसमें फेजेस होते हैं। G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। ये एक सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले G1, फिर S, फिर G2 और फिर M फेज। ये सभी फेज एक सीक्वेंस में होते हैं, इसीलिए इसको साइकिल बोलते हैं, सेल साइकिल। ठीक है। जिसमें एक सेल जो है पहले ग्रोथ करती है, उसके बाद डिवाइड करती है दो सेल में, फिर ये सेल ग्रोथ करती है, फिर ये सेल डिवाइड होती है दो में। और दो, ये जो डिवीजन है ना, ये दो डिवीजन के बीच में ये होता है इंटरफेज। इंटरफेज, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे फेजेज ऑफ सेल साइकिल। मतलब सेल साइकिल के फेजेस क्या है जिसमें वो डिवाइड होती है एक सीक्वेंस में। वो होते हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज और ये है M फेज। ठीक है ना। नॉर्मली जो एक ह्यूमन सेल है ना, 24 आवर में वो डिवाइड होती है, जिसमें से 23 आवर जो होते हैं ना, ये तीन फेज ले लेते हैं, G1, S और G2 फेज। और अप्रोक्सीमेटली 1 आवर लगता है M फेज में। ऐसे याद रख सकते हैं कि वन डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर। ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि एक साइकिल फेज 24 आवर में पूरी होती है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा सा अलग भी है, सभी सेल के लिए डेफिनेट नहीं है। अलग अलग टाइप ऑफ सेल के लिए अलग अलग ये टाइम हो सकता है। A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cell in culture. These cells divide once in approximately every 24 आवर। मतलब 24 आवर में ये डिवाइड हो जाती है, एक सेल से दो सेल बन जाती है। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism. जबकि ये organism to organism ये टाइम वेरी कर सकता है। एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप इन टू सेल टाइप। मतलब यहाँ तक कि सेल टाइप टू सेल टाइप भी ये डिपेंड करता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे न्यूरॉन सेल होती है ना, न्यूरॉन सेल वो बर्थ के बाद में कभी भी डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। सेंट्रियोल, जो सेंट्रियोल होता है ना, ये डिवीजन में हेल्प करता है। और एनिमल में जो डिवीजन होता है वो सेंट्रियोल की हेल्प से होता है, जबकि प्लांट में विदाउट सेंट्रियोल के सेल डिवीजन होता है। जो कि न्यूरॉन में सेंट्रियोल नहीं मिलती है, इसे न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करता है। बर्थ के बाद वो कभी भी डिवाइड नहीं करता है। जो हार्ट सेल है वो भी बहुत ही कम डिवाइड करती हैं। मतलब जब कहीं डैमेज हो जाता है, सेल को रिप्लेस करना होता है, तभी सेल जो है डिवाइड होती है, नहीं तो नहीं होती है। यानी सेल टाइप टू सेल टाइप भी ये वेरिएशन मिलता है। जैसे ईस्ट है, ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल ओनली अबाउट 90 मिनट। 90 मिनट में ही हो जाता है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। दो बेस हैं इसमें, टू बेसिक फेज है, एक तो इंटर फेज है और एक एम फेज है। इंटर मतलब दो के बीच में, दो फेज के बीच में। वो दो फेज कौन से हैं, वो होते हैं एक्चुअल में एम फेज। माइटोसिस फेज इसे कहते हैं। मतलब सेल डिवाइड हुई, सेल डिवाइड होने के बाद हुआ इंटरफेज। इंटरफेज मतलब ग्रोथ फेज, इसे कह सकते हैं ये ग्रोथ फेज है ना। ये ग्रोथ हुआ और उसके बाद फिर सेल डिवाइड हो गई, है ना। तो दो डिवीजन के बीच में जो फेज होता है उसे बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज, इसे रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फेज है, क्योंकि इसमें प्रिपरेशन हो रही होती है डिवीजन की। और डिवीजन किसका, न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो डिवीजन से पहले हर चीज को बनाना, मतलब बहुत सारी प्रोटीन को बनाना, सब सेल ऑर्गेनेल्स को बनाना, वो सब होता है इंटरफेज में। हमने पहले भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जब सेल सरफेस वैल्यू गड़बड़ा जाता है तो सेल को डिवाइड करना होता है। जब सेल को डिवाइड करना होता है तो दूसरी सेल को भी जीने के लिए जो पर्याप्त सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए।
तो वो कहाँ से आएंगे, उनको रेप्लिकेट करना पड़ता है, डुप्लीकेट करना पड़ता है, उसके बाद तो सेल डिवाइड होती है। और इस डिवीजन की प्रिपरेशन के लिए जो इंटरफेज होता है ना, उसमें ये सब बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इंटरफेज है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ना, उसमें बहुत सारी प्रोटीन बनती हैं, वो सब कुछ बनता है जो एक डिवीजन के लिए चाहिए। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर, एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, ठीक है ना। मतलब एक एम फेज डिवीजन हुआ, एम फेज किसको बोलेंगे, मतलब यही यही ट्रूली डिवीजन फेज है। इसमें दो में सेल डिवाइड हो जाती है, और जो सेल है ना ये फिर ग्रोथ करती है, ठीक है ना, और फिर डिवीजन होता है, मतलब एम फेज आता है। तो ये दो एम फेज के बीच की जो स्टेज है उसको बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट in the 24-hour average duration of the cell cycle of a human cell, जो ह्यूमन सेल साइकिल की एक जो एवरेज ड्यूरेशन है वो 24 आवर है, लेकिन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। लेकिन जो प्रॉपर डिवीजन होता है ना, मतलब एम फेज की जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 1 ही घंटे की होती है, ठीक है। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल, इसका मतलब जो इंटरफेज है ना वो लगभग 95% टाइम ले लेता है एक सेल साइकिल का, ठीक है। और एम फेज में क्या होता है, एक तो कैरियोकाइनेसिस होता है और एक साइटोकाइनेसिस होता है। काइनेसिस मतलब डिवीजन, और कैरियोकाइनेसिस बना है कैरियोन से, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। मतलब पहले होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ये तो आपको अच्छे से पता है, ये सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो प्लाज्म होता है उसे न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। और उसके बाहर जो भी होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो सेल डिवाइड हुई ना, उसे न्यूक्लियस ही नहीं साइटोप्लाज्म भी तो चाहिए, मतलब साइटोप्लाज्म जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी तो चाहिए, तो इसलिए साइटोप्लाज्म का भी फिर डिवीजन हो जाता है। द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन कोरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है, एक्चुअल में जो डिवीजन होता है ना वो क्रोमोजोम का होता है, और क्रोमोजोम में होता है डीएनए, ठीक है ना। तो एक्चुअल में तो डीएनए का डिवीजन होता है, ठीक है। एंड यूजुअली एंड विद डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। और सबसे डिवीजन के लास्ट में जो डिवीजन होता है वो साइटोप्लाज्म का होता है, उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। द इंटरफेज थ्रू कॉल द रेस्टिंग फेज, है ना, मैंने पहले बताया कि इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, जबकि ये रेस्टिंग फेज नहीं होता है, एक्चुअल में बहुत आराम से शांति से इसमें प्रिपरेशन हो रही होती है डिवीजन की, ठीक है ना। वो सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसमें बन रहे होते हैं जो डिवीजन के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है ना। is the time during which the cell is preparing the division by undergoing both cell growth and DNA replication in an ordinary manner, ठीक है ना। मतलब सेल ग्रोथ होती है, ठीक है, सेल ग्रोथ हुई, उसके बाद जो क्रोमोजोम है ना, इसके बाद जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोजोम, ठीक है ना, ये है क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम के हर क्रोमोजोम के अंदर एक थ्रेड के रूप में डीएनए होता है, एक एक थ्रेड के रूप में एक थ्रेड वो डीएनए का मिलता है, ठीक है ना। तो जो ये डीएनए है ना ये रेप्लिकेट होता है, ठीक है ना। एक डीएनए जब दो डीएनए में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। मतलब एक क्रोमोजोम के अंदर दो थ्रेड डीएनए के बन जाते हैं, ठीक है ना, दो थ्रेड डीएनए के बन जाते हैं, लेकिन ये क्रोमोजोम एक ही होता है। क्रोमोजोम को गिनते हैं सेंट्रोमियर से, जो ये कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं जिसमें देखो ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम की आर्म है, आर्म जहाँ पे दोनों आर्म जुड़ी होते हैं ना उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। क्योंकि जो क्रोमोजोम है ना इसका डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, इसके अंदर जो डीएनए है ना उसका डुप्लीकेशन हो रहा है। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेज, जो इंटरफेज है ना 3 में डिवाइड उसको करते हैं, जिसमें G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। जो G1 फेज है ना इसमें बनता है डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना वो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में उसमें हेल्प करता है। और जितनी भी प्रोटीन होती हैं जो चाहिए होती हैं डीएनए रेप्लिकेशन में वो भी बनती है G1 फेज में, क्योंकि उसकी जरूरत होती है एस फेज में।
जितने भी एंजाइम होते हैं ना वो एक्चुअल में प्रोटीन होते हैं। तो उन प्रोटीन को बनाना तो पड़ता है ना पहले, तो उन प्रोटीन को तो बनाना पड़ेगा ना पहले, एस फेज से पहले उन प्रोटीन को बनाना पड़ेगा। क्योंकि एस फेज को बोलते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस मतलब किसका सिंथेसिस? डीएनए का सिंथेसिस, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन, ताकि जो दो सेल बनेगी ना बाद में, दोनों को इक्वली डीएनए मिल सके। इसलिए जो डीएनए है उसका डुप्लीकेशन करना पड़ता है, मतलब उसको रेप्लिकेट करना पड़ता है। वो सब डबल में होंगी तभी तो हर सेल को इक्वली मिलेगा ना सब कुछ। और फिर उसके बाद आती है G2 फेज। जो ये क्लासिफिकेशन दिया ना इंटरफेज को 3 में डिवाइड किया, ये साइंटिस्ट थे होवर्ड एंड पेल्क। इन्होंने इसको डिवाइड किया 3 फेज में, ठीक है ना, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। ये देखो, ये G1 फेज, इसको ग्रोथ फेज कहते हैं फर्स्ट, इसको एस सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, और ये G2 ग्रोथ फेज 2, और ये माइटोटिक डिवीजन जिसमें एक्चुअल में डिवीजन होता है। G1 फेज corresponding to the interval between mitosis and initiation of DNA replication, मतलब जो G1 है फेज है ना, वो बीच में माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है? एस फेज में। देखो, ये माइटोटिक फेज है, फिर आता है G1 फेज, और फिर आता है एस फेज, ठीक है ना। एस फेज मतलब यहाँ पे हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन, और ये डिवीजन है माइटोटिक का, मतलब एक्चुअल डिवीजन जिसमें होता है वो होता है एम फेज। तो एम फेज और एस फेज के बीच में आई ना G1 फेज, है ना। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो। जो G1 फेज है इसमें जो सेल है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। क्यों एक्टिव होती है? क्योंकि इसे बहुत सारी प्रोटीन बनानी है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होना है उसकी तैयारी करनी है। कुछ भी काम करने से पहले हम तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? एग्जाम देते हो आप, पूरे साल तैयारी करते हो, है ना। ऐसे थोड़ा ना एग्जाम देने चले जाओगे, पहले उसकी तैयारी करोगे। इसलिए जो डीएनए रेप्लिकेशन होना है ना एस फेज में, उसकी तैयारी हो रही होती है G1 फेज में, ठीक है ना। इसे ग्रोथ फेज फर्स्ट भी बोलते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है, ठीक है ना। एस और सिंथेसिस फेज marks the period during which DNA synthesis of replication takes place। जो एस फेज है उसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है। अभी मैंने बताया था ये क्रोमोजोम है, ठीक है ना। और क्रोमोजोम कि जो दो आर्म जुड़े हैं उसे कहते हैं सेंट्रोमियर, और क्रोमोजोम के अंदर होता है डीएनए का एक थ्रेड, ठीक है ना। और चूंकि जो एनिमल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड, जो ह्यूमन बीइंग है वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड मतलब 23 पेयर होते हैं ना, 23 पेयर क्रोमोजोम के होते हैं, 23 पेयर होते हैं, मतलब दो क्रोमोजोम एक दूसरे के समान होते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, एक दूसरे के समान होते हैं ऐसे, ये, ठीक है ना। तो ये जो थ्रेड है ना ये डीएनए का एक थ्रेड है, और ये है डिप्लॉयड 2n नंबर क्रोमोजोम कहते हैं। एन नंबर ये, एन नंबर ये, मतलब 2n नंबर क्रोमोजोम, ठीक है ना। और इसमें डीएनए हुआ 2C, उसको बोलते हैं 2C, क्योंकि दो थ्रेड हुए, एक ये और एक ये, ठीक है ना। लेकिन जब ये रेप्लिकेट करते हैं ना तो एक डीएनए दो डीएनए में चेंज हो जाता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, दो हो गए, तो ये कितने हो गए? ये 4 हो गए, ये 4 थ्रेड हो गए ना, तो इसको बोलते हैं 4C। 4C, तो मतलब एस फेज में जो 2C क्रोमोजोम था वो चेंज हो गया 4C क्रोमोजोम में, ठीक है ना। ड्यूरिंग द टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, है ना, पर सेल डबल हो गया ना। मतलब ध्यान ये रखना है क्रोमोजोम डबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो सेंट्रोमियर से गिने जाते हैं, सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर उतने ही है, देखो क्रोमोजोम के जो अंदर है ना ये थ्रेड, डीएनए के थ्रेड, ये डुप्लीकेट हो रहे हैं। क्रोमोजोम पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना। तो इसका मतलब क्रोमोजोम की संख्या चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ डीएनए के जो थ्रेड है ना वो डबल हो रही है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, समझ गए। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, 2C में डिनोट हुआ था ना ये 1, क्योंकि डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होते हैं ना क्रोमोजोम, एक दूसरा होता है ये होमोलोगस क्रोमोजोम इनको बोलते हैं। एक ये थ्रेड है पूरा डीएनए का और एक ये थ्रेड है, ये है 2C, है ना। और रेप्लिकेशन के बाद बन जाता है ये 4C, 4C ये।
ठीक है ना। देन इट इंक्रीज टू 4C। हाउएवर देयर इज अ नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर। क्रोमोजोम नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एस फेज में क्रोमोजोम नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना है। कहाँ बढ़ रहे हैं, ये सेंट्रोमियर, ये क्रोमोजोम, ये है क्रोमोजोम, ये है। तो डीएनए का ही तो रेप्लिकेशन हो रहा है ना, डीएनए का संख्या अमाउंट बढ़ रही है, ठीक है ना, 2C से 4C। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और टू एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट G1 इवन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन द सेम। मतलब जो क्रोमोजोम की संख्या है ना वो सेम रहेगी, लेकिन डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो ड्यूटर सेल है ना जो बनेंगे बाद में डिवीजन के, उन्हें भी तो डीएनए पूरा पूरा चाहिए ना, तो इसीलिए फिर उसका डीएनए का डिवीजन हो जाएगा एम फेज में, ठीक है। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगन इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। जो मैंने बताया था सेंट्रियोल है ना हेल्प करती है डिवीजन में, ठीक है ना। क्योंकि जो सेंट्रियोल है इससे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। जब माइटोसिस फेज में इस तरह से जो क्रोमोजोम है ना ये इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, तो जो सेंट्रियोल से जो फाइबर बनते हैं, इस तरह से फाइबर बनते हैं, वो इन्हें खींचते हैं एक साइड में, पोल की तरफ खींचते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रियोल हेल्प करती है डिवीजन में। तो सेंट्रियोल भी चाहिए ना फिर, तो एस फेज में सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है ना। और डीएनए का रेप्लिकेशन किसमें होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और कौन सी फेज में होता है, ये एस फेज में होता है, ये सब होता है एस फेज में, ठीक है ना। ड्यूरिंग द G2 फेज, अब G2 फेज में कुछ होना चाहिए, कुछ प्रोटीन है वो बनती हैं, ठीक है। और चूंकि क्रोमोजोम को खींचने के लिए एक पोल से दूसरे पोल पे खींचने के लिए, आधे तो इस पोल पे खींच जाते हैं, जैसे ये सेल है, ठीक है ना। और यहाँ पे अलाइनमेंट हुआ है क्रोमोजोम का, ये क्रोमोजोम अलाइन में है, ठीक है ना। तो आधे क्रोमोजोम तो स्पिंडल फाइबर इस पोल पे खींच लेगा और आधे जो है क्रोमोजोम इस पोल पे खींच लेगा, ठीक है ना। तो इस टाइम जो है जो सेंट्रोमियर है उसका डिवीजन हो, जो सेंट्रोमियर है इसका डिवीजन हो जाता है एम फेज में, ठीक है ना। और इसमें हेल्प करता है सेंट्रियोल, ठीक है। क्योंकि दूसरी चीज भी बन रही होती है, क्योंकि इसको खींचने के लिए एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। और एक क्रोमोजोम को खींचने के लिए 30 एटीपी चाहिए, 30 एटीपी। और ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है ना, तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी भी बनती है G2 फेज में, G2 फेज में। और चूंकि डीएनए डीएनए प्लस जब हिस्टोन प्रोटीन मिल जाती है ना, हिस्टोन प्रोटीन, तभी बनता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम मतलब इस हिस्टोन प्रोटीन की भी जरूरत है, ठीक है ना। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है ना ये भी बनती है G2 फेज में, हिस्टोन प्रोटीन भी बनती है G2 फेज में। और बाकी जितनी प्रोटीन है वो G1 फेज में बन गई थी। और जो सेल ऑर्गेनिज्म क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म है उनका भी डुप्लीकेशन हो गया था G1 फेज में। बाकी बची माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये बनती है फिर G2 फेज में, G2 फेज में, ठीक है बच्चों। लेक्चर हम आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो ये लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो बच्चों, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।